अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और अब मेरा एनालिसिस जो होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट की तरफ मैं नज़र डाला था तो बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे जो मैंने अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट बनाई है, ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त पिछले 24 घंटों में सारी की सारी कोई 5% पंप हो रही है, कोई 2%, कोई 6%, कोई 7%। जेन में सवाल आया कि यार ये मार्केट क्रैश करनी चाहिए। तो एफटीएक्स वगैरह के सागा के बाद तो मार्केट में पैनिक होना चाहिए। ये मार्केट पैनिक क्यों नहीं हो रही? आपको शायद आप में से चंद लोगों को याद होगा, जब मार्केट बेरिश हो रही थी, मार्केट एकदम 40,000 से नीचे फिर 30,000 28,000 के करीब थी क्रैश होने वाली। उस वक्त मैंने मार्केट में एक बात चल रही थी कि बिटकॉइन का बॉटम क्या है, मार्केट का बॉटम क्या है। मार्केट के बॉटम को ढूंढने की मेरी भी तगदो थी और भी मार्केट में जो जितने इन्वेस्टर थे सब ढूंढ रहे थे कि यार हमने बॉटम में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि जब कभी मार्केट बेरिश मार्केट हो और बेरिश मार्केट में मार्केट क्रैश करने की बजाय एक खास रेंज में आके वहां पे सेलर थक जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, तो वो निशानी होती है कि मार्केट अपने बॉटम के पास है। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। क्या दुनिया ग्लोबल रिसेशन से बाहर आ गई है? क्या दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो बेहतर हो गई हैं? नहीं, आपके सामने है सारी सूरत हाल। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो पैनिक है, कल ग्लास नोड की रिसर्च रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने एफटीएक्स का ऑन चेन एनालिसिस करके बताया कि ये क्राइसिस जो है, ये बाइनांस की ट्वीट के साथ या कोइन डेस्क की एक रिपोर्ट के साथ नहीं, ये क्राइसिस का आगाज जो है वो टेरा लूना से हुआ। जब टेरा लूना क्रैश हुआ तो इसका कंटेंजियन इफेक्ट महीनों पीछे का स्टार्ट हुआ था। तो अभी जो एफटीएक्स का क्राइसिस है, इसके असरात जो है आपको अभी शायद ना नजर आए, आइंदा चंद हफ्तों चंद महीनों में आपको इक्का दुक्का आपको नजर आते जाएंगे। तो क्या ये सारे हालात तो दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे? तो मार्केट क्यों नहीं पैनिक हो रही, क्यों नहीं नजर आ रहा? तो अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरा तजिया गलत नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल अपने बॉटम के पास है। मुमकिन है यहां से कोई एक आध और बुरी न्यूज आए तो फिर सेलर जो है, जो होल्ड करके बैठे हैं, उनका इतमा जो है मजीद शैटर हो, वो मजीद अपने सरमाए को बचाने के लिए आप कुछ सेल प्रेशर करें। तो ये दूसरे लफ्जों में, ये मैं क्यों आपको कह रहा हूं, जो जो कि गलत भी हो सकता है, ये आपने जेन में रखना है, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। अगर मैं समझूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में, तो दिस इज द राइट टाइम। इस टाइम मैं टोटल इन्वेस्टमेंट बार बार कहता हूं कि हमेशा भी जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100% ऑल इन नहीं होना, उसका कुछ अमाउंट। मुझे ऐसे लगता है कि ये जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मार्केट में, कुछ सेलर मिल ही नहीं रहा, बायर तो आना ही नहीं है। वो बायर की मैं आगे जाके आपको सारी स्टोरी बताता हूं। तो सेलर नहीं है मिल रहा, तो दिस इज द फर्स्ट साइन कि अब मार्केट अपने बॉटम के पास है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिस इज द टाइम। अब मार्केट में अब एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रेलिंग आपने एंट्री लेनी है, सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जिन जिन फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्ट करना है, वहां आप एंट्रीज ले सकते हैं। अभी खैर मार्केट थोड़ा सा आपको बुलिश नजर आ रही है, तो आप इंतजार करें। जैसे कहीं आपको स्पोर्ट के पास वो क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है स्पोर्ट के पास आती नजर आ रही है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि कल की ग्लास नोट की रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया कि उनके ऑन चेन एनालिटिकल फर्म जो है, उनके रिसर्चर भी यही कहते हैं कि एफटीएक्स के बाद खसूसन बिटकॉइन और इथेरियम के जो होल्डर्स हैं, वो अब एक्सचेंजेस से फंड्स निकाल के वो अपने पर्सनल वॉलेट में डाल रहे हैं। मैंने भी आप लोगों को मशवरा दिया, मैंने खुद बजाते खुद मेरे ऐसे कॉइन जो मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करने थे, उनको मैंने हार्डवेयर वॉलेट और पर्सनल वॉलेट में सेव किया। अब ये रुझान जो बढ़ रहा है, एक साइड पे तो इंडिविजुअल एक एंगल से अगर देखा जाए तो इनफरादी तौर पे तो ये फैसला सही है, लेकिन इसको क्रिप्टो मार्केट की इज्तमाही पहलू से देखने की जरूरत है। ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, और ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, ये नर्सरीज होती हैं। ये प्रोजेक्ट्स, नए नए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। ये अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स बनाती हैं, उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर टोकन्स लॉन्च, नए नए बिजनेस लॉन्च करने के लिए उनको इंसेंटिव देती हैं।
बाइनांस क्या कर रहा है, ये जब बेयर मार्केट नहीं थी तो बाइनांस, बल्कि अभी भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं फॉलो नहीं कर रहा, बाइनांस की चेन के ऊपर हर महीने कंपटीशन होता है कि उनकी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो टोकन सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करेगा, सबसे ज्यादा ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ाएगा, उसको वो अपने जो उन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं उधर से उनको वो फंडिंग देंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे। तो इसी तरह अगर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रुझान बढ़ता है, इनफरादी तौर पे देखा जाए तो ये बहुत अचार बंदे को अपने पैसा महफूज करना चाहिए, लेकिन इजतमाही तौर पे पूरी मार्केट के लिए ये बहुत बुरी न्यूज है। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास पैसा नहीं होगा तो नए नए बिजनेसेस स्टार्ट नहीं होंगे क्रिप्टो मार्केट में, नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट अगर लॉन्च नहीं होंगे तो आप जैसे लोग जो जिनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके पास ये अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि कतन मार्केट बिल्कुल ही खामोश हो जाएगी, लेकिन मार्केट का जो मोमेंटम है वो दम तोड़ देगा, इसको दम नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारी मेरी एक अपना एनालिसिस है। अच्छा, साथ साथ मैं शायद मैंने कल के परसों डिस्कस किया कि ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है TWT वो क्यों पंप कर रहा है, तो उसकी ओब्वियसली वजह तो मैंने आपको बताया कि जब FTX के बाद रुझान बढ़ा, लोग अपने पर्सनल वॉलेट्स में फंड ट्रांसफर करना शुरू हुए, तो उसमें ट्रस्ट वॉलेट जो है सबसे बेस्ट इस वजह से है, मेरी नज़र में, मुमकिन है इससे भी बेहतर कोई हो पर्सनल वॉलेट। इसमें कई ब्लॉकचेन्स में जितनी टॉप ब्लॉकचेन्स हैं उनके कॉइन्स और उनके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन आप सेव कर सकते हैं। तो ओब्वियसली ये TWT का वैसे तो उधर कोई यूज नहीं है, सिवाय इसके कि ये उनका गवर्नेंस टोकन है और ये बाइनांस का अपना टोकन है, ट्रस्ट वॉलेट का ये गवर्नेंस टोकन है। अब मैं देख रहा था कि इसकी प्राइस जो है इस FTX के बाद एकदम पंप किया है और $2 कुछ 75 सेंट तक इसकी प्राइस जो है वो पंप किया है। अब जिस तरह का रुझान बढ़ रहा है, मुमकिन है इसकी प्राइस मजीद रिकवरी करिए, ऊपर जाए। पहली जो इमीडिएट, आप पहले तो ये सोचे कि जिस बंदे ने बेचारे ने यहाँ $2.73-75 पे TWT बाय किया था इस उम्मीद के साथ कि इसकी TWT की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी $3, $4, $5, वो बेचारा तो इस वक्त हाईली अंडर वाटर है। अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो मेरा ख्याल है, या आपने एग्जिट वगैरह लेना है, तो फर्स्ट सपोर्ट जो मुझे इस प्राइस की नजर आ रही है वो है जी $1 को 72-73 जो पिछला लास्ट ईयर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। फर्स्ट सपोर्ट जो है ये मुझे नजर आ रही है। अगर आपने बाय ऑर्डर लेना है, TWD में एंट्री लेनी है, तो आप $1.72 पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, अगर मार्केट नीचे है तो नहीं। अगली जो मेजर सपोर्ट है मेरी नजर में वो $1.40 के ऊपर है। यहाँ पे तो अगर आपने एंट्री लेनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ले, क्योंकि अभी भी ये देखें, अगर आप RSI की तरफ नजर डालें तो RSI, ये देखें, RSI जो है वो ओवरसोल्ड से, सॉरी ओवरबॉट से अब ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। मैंने, अगर आपने मेरी RSI के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को स्पाइक करके मार्केट रिकवरी कर रही होती है तो इस 70 और 30 की रेंज को जब प्राइस ब्रेक करती है तो यहां पे बायर और सेलर एंट्री लेते हैं। जब कभी ओवर बाट से मार्केट दोबारा रिकवरी करती है तो सेलर इंतजार करता है कि ये 70 की रेंज ब्रेक हो और नीचे वो सेल ऑर्डर, यहां पे वो सेल ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन इसके लिए चूंकि आपने एंट्री एग्जिट लेना है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा। ये मैं डेली का चार्ट ओपन किया था, इसको 1 आवर चार्ट पे जाके मैं देखता हूं। यहां पे ये देखें, सबसे पहले अब प्राइस देखें, प्राइस आपको बता रही है, प्राइस अपना हायर हाइस बनाती जा रही है, ये देखें हायर हाई बनाती जा रही है। लेकिन जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, मैंने जो वीडियो बनाई है RSI इंडिकेटर के ऊपर, उधर मैंने आपको बताया था कि समटाइम आप अगर RSI क्या होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का सिग्नल देता है। जब ओवरबॉट हो आपको बाय नहीं करना चाहिए, जब ओवरसोल्ड हो कोई टोकन आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो यहां पे प्राइस तो ऊपर जाती जा रही थी, यहां लोग एंट्री डालते जा रहे थे, लेकिन इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, ये देखें, इंडिकेटर आपको बता रहा है कि भाई इस टोकन में जो है बायर थक रहा है और बायर जो है वो बाय कम कर रहा है, जबकि सेलर जो है एंट्री ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ चार्ट के ऊपर नजर डालें तो यहां पे तो आपकी एंट्री बनती थी, आप बाय करते जाएं क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रही है। लेकिन इंडिकेटर आपको कह रहा है नो 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 सर, यहां पे बायर थक रहा है और सेलर एंट्री हो रहा है। तो ये देखें, यहां पे पीक पॉइंट पे होना तो ये चाहिए था कि पीक पॉइंट पे ओवर बाट की रेंज में जाना चाहिए था RSI को, लेकिन नहीं गया। और यहां पे जिस बंदे ने RSI इंडिकेटर को वॉच किया होगा उसने एंट्री नहीं ली होगी, और यहां पे वो वाले बंदे फंसे होंगे जिन्होंने प्राइस को देखते हुए ये तुक्के लगाए होंगे कि
TWT की प्राइस $2 जा सकती है, $3। ये तुक्के वाले यहाँ पे फंसे हैं। जो असल ट्रेडर हैं उन्होंने RSI खोल के देखा होगा कि भाई मुझे मार्केट में इस वक्त ट्रेडर्स का क्या बिहेवियर है, क्या ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। और उन्होंने जब देखा कि यार ओवरबॉट से नीचे ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है और प्राइस ऊपर जा रही है, वो इंतजार कर, वो मार्केट से आउट होना शुरू हो गए। तो RSI के ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेने के लिए उसको लाजमी लर्न करें। यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम RSI इंडिकेटर, 2 वीडियोस हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोनों वीडियोस को अच्छी तरह वॉच करें और फिर आप करें। अच्छा जी, आगे एक मैं न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसका मैं ताल्लुक कराची में, मेरा ख्याल है आइडियाज 22 पाकिस्तान में एग्जीबिशन हो रही है। इसको डिफेंस एग्जीबिशन बोलते हैं। मैं देख रहा था हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको प्रमोट कर रहा था और मुझे इंतहाई अफसोस है, ऐसा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ग्लैमराइज कर रहा है कि जैसे ये एंटी वेपनाइज एग्जीबिशन हो रही है, हालांकि ये वेपन से मुतल्लिक एग्जीबिशन हो रही है। आप सोच रहे होंगे यार ये डिफेंस एग्जीबिशन है। मेरे दोस्तों भाइयों, इसका नाम डिफेंस है कि हर मुल्क जो है अपने अपने डिफेंस के लिए ये एग्जीबिशन कर रहा है। हर मुल्क जो अपने पब्लिकली वो कहते हैं ये हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो अगर ये डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो फिर अटैक क्यों कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सुन के। ये देखे, मैं आपको ये न्यूज किस वजह से शेयर करना चाहता था। रशिया वो भी डिफेंस के नाम पे अपना असला बनाता है, यूक्रेन वो भी डिफेंस के लिए कर रहा है। अब ये हुकूमतें आपस में लड़ती हैं। इन हुकूमतों, ये जो हुक्मरान होते हैं, इनके फैसले अवाम को भुगतने पड़ते हैं। वहां पे NFT प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, वो जितने आर्टिस्ट हैं वो वहां पे NFT बेचेंगे पूरी दुनिया को, और वहां से जो पैसा आएंगे वो फंड रेजिंग करके यूक्रेन के जो इस वक्त हालात हैं, मेरे दोस्तों भाइयों आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जंग के हालात नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, रशिया ने जो डिफेंस के नाम पे असला बनाया था, वो असला यूक्रेन के आम शहरी जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। यूक्रेन क्या कहता है जी कि नेटो जो है वो साजिश कर रहा है, सॉरी रशिया कहता है जी कि हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं। मतलब ये पब्लिकली तो अनाउंस नहीं करते, लेकिन पीछे क्या माइंडसेट, क्या पॉलिटिकल थॉट है। ये थॉट है कि नेटो जो है वहां पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है यूक्रेन को, तो हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। यूक्रेन कहता है जी हम आजाद मुल्क है, हम जो मर्जी करें, हम जिस मर्जी जो बैन अल-कौमी तंजीम है उसको ज्वाइन करें। ये हुक्मरानों के फैसले, और नतीजा किसको भुगतना पड़ता है? हम आवाम को। और यहां यूक्रेन, मैं ये इस वजह से आपको ये कहना चाहता हूं, ये जितने असला साज कंपनीज हैं, कहा जाता है अगर आपकी थोड़ा बहुत हालात हाजरा पे नजर हो तो ये असला साज कंपनीज जो हैं, इन पॉलिटिशियन, इन हुक्मरानों को पंप करती हैं, इनको स्पॉन्सर करती हैं कि आप मुल्क में जंगी हालात पैदा करें। क्योंकि जो उन्होंने सरमायाकारी की है, उन ताजरों ने, असला साज ताजरों ने, उनके पैसे जब तक असला बिकेगा नहीं, जब तक दूसरे मुल्क में तबाही नहीं बिकेगी, उनका पैसा नहीं बनेगा। जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज जानबूझ के वायरसेस, जरासीम और इस तरह के मसाइल पैदा करती हैं ताकि उनकी दवाइयां बिकें, सेम इसी तरह ये असला साज जो ताजर होते हैं, हमारे मुल्क में तो बहुत कम रुझान है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर है। बाकायदा लोग असला साजी के अंदर सरमायाकारी करते हैं ताकि उधर से पैसा बने। तो वो क्यों असला, हमारे मुल्क में तो लाइसेंस लेने की, आम बंदे को अगर मैंने अपने घर में डिफेंस के लिए लेना है तो मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप ने अगर कोई लाइसेंस लिया हुआ था तो वो मेरे नाम मुंतकिल हो सकता है, उसका इंतकाल हो सकता है, मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता असला। तो आम बंदे को तो असला लेने की इजाजत नहीं है। तो यहां पे किस चीज की नुमाइश हो रही है? मेरे दोस्तों भाई, बड़े अफसोस की ये बात मैं अपनी एक राय आपके साथ शेयर करना चाहता था। हम सबको अपनी अपनी जगह रह के आवाज बुलंद करनी चाहिए, इस हवाले से बाखबर रहना चाहिए कि इन हुक्मरान जो कुछ ये कर रहे होते हैं, इनके फैसले, इनके नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं आम बंदों को। ये तो एलीट क्लास है, इनके पास सिक्योरिटी भी है, इनके पास सब कुछ है। मुल्क की हालात कोई बिगड़ते हैं, इंडिया के साथ कोई मसला होता है, किसी और हमसाये के साथ मुल्क के साथ मसला होता है, किसी और के साथ मसला होता है, इन लोगों ने तो अपने अपने शेल्टर बनाए होंगे। असल गोले बरूद हमारे ऊपर या मुखालिफ किसी मुल्क है उसकी आम पब्लिक के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर गिरेंगे। इस हवाले से आप लोगों को बाखबर होना मैं समझता हूं कि चाहिए था। अच्छा जी, ये जो पिछले दिनों थ्योरी चली थी कि FTX के क्रैश के पीछे
असल जो रेगुलेटर्स हैं, जो एंटी क्रिप्टो माइंडसेट है, वो पावरफुल जो तबका है वो है, उसकी अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद बिल्ली अब थैले से बाहर आ रही है। अब अमेरिका के कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने मिलके एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अपनी एक ब्लॉकचेन, जहां पे वो सीबीडीसीज की तरह की एक प्रैक्टिस करेंगे, फंड्स वगैरह ट्रांसफर, पेमेंट सेटलमेंट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको वो बोलते हैं रेगुलेटेड लाइबिलिटी नेटवर्क, यानी दूसरे लफ्जों में क्रिप्टो मार्केट में को बदनाम करके ये जो रेगुलेटर्स, ये वो हमारा रवायती ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई, अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि भाई हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो हुकूमत है, उन ऐसे अगर कोई इस तरह का सिस्टम लॉन्च करते हैं जिससे आम शहरी की दौलत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो इसमें कोई बुरी राय नहीं है। मसला क्या है? क्रिप्टो मार्केट, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसने, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि ये हुक्मरान, इनके पास पैसे का इख्तियार होता है, ये अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, अपने सियासत बचाने के लिए पैसा छापते हैं। जब पैसा छापते हैं तो जो जो लेबर होती है उनको इन्फ्लेशन, उससे महंगाई बढ़ती है, पैसा डीवैल्यू हो जाता है। तो डीवैल्यू होने की वजह से जो मेहनत कश तबका होता है उसको उतने ही पैसे कमाने के लिए, उतनी ही चीजें खरीदने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो जो गरीब तबका है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दूसरा अमीर तबका, उसके पैसे में कमी आती है। उसने जो मेहनत करके दौलत कमाई होती है वो दौलत बैठे बैठे डिवैल्यू हो जाती है। तो जब तक ये सेंट्रलाइज जो ताकतें हैं, वो कोई ऐसा पैसे का मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च नहीं करती जिसमें पैसा जो है किसी की मंशा, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कहने पे जितना मर्जी पैसा, जब तक ये चीज हम इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर सकते, जब तक ये पैसे की प्रिंटिंग बंद करने का कोई मैकेनिज्म नहीं लाते, मेरा मानना यह है कि किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर को इनके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, सैम बैक्समैन फ्रीड ने फिर दोबारा ट्वीट की व्हाट हैपेंड, हालांकि इसको खामोश हो जाना चाहिए लेकिन वो खामोश नहीं हुआ। उसका कहना यह है, मैंने सारी ये इनकी ट्वीट पढ़ी है, वो कहते हैं जी कि ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि हमारे पास जितने पैसे थे उससे कहीं ज्यादा हमारे ऊपर लाइबिलिटीज थी। उसका कहना यह है कि जो एफटीएक्स के ऊपर लाइबिलिटीज थी वो तकरीबन ये मैं आपको बताता हूँ, नौ, हाँ ये है जी, जो इसमें जो लाइबिलिटीज थी, इसके एफटीएक्स के पास जो टोटल लिक्विड टोकन्स थे वो 8 अरब डॉलर के करीब थे, और सेमी और इलिक्विड जो थे तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब थे। तो कहना यह कि एक बैंक रन की वजह से ये सारा क्राइसिस आया, ओवर लेवरेज हो गया था इनका प्लेटफॉर्म, बकौल उसके कि मेरी गलती है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट जो कस्टमर्स के फंड्स हैं वो मैं कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी इकट्ठी करके उनकी पेमेंट को क्लियर करूं, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए मैं दोबारा एक बार दोबारा एंट्री का भी ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं दोबारा एंट्री करके फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों की रिकवरी की कोशिश करूंगा। ऐसा होता है या नहीं? बहरहाल रेगुलेटर्स जो हैं ओबियसली उनसे ये कैसे बचेंगे, बैंकमैन फ्रीड साहब। और ये मैं देख रहा था, जो एक और न्यूज़ है, टेरा के को फाउंडर डैनियल शिन, इनकी जो कारपोरेशन है वहां पे साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज है उन्होंने रेड किया है। इनके क्यों रेड किया? क्योंकि आपको याद होगा लूना के स्टेबल कॉइन्स थे एल्गोरिथम, उसमें एक स्टेबल कॉइन था के आर टी, साउथ कोरियन वन जो है, साउथ कोरियन करेंसी का पैच, ये एक स्टेबल कॉइन था। कहा यह जाता है कि ये वाली जो ये जो इनकी कारपोरेट है ये उस स्टेबल कॉइन को मैनेज कर रही थी, इस हवाले से रेडिंग वगैरह चल रही है। लास्ट में आप लोगों ने पूछा कि बाइनांस के ऊपर एक फुटबॉल इवेंट हो रहा है सर, उसके हवाले से बताएं। तो मैंने उसको थोड़ा रिसर्च किया, तो वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चूंकि ये जो फैन टोकन्स है, ये चिलीज का जो टोकन है वो टोकन प्रमोट करता है, वो उनकी मतलब वो सारे जितने फैन टोकन है वो मार्केट में बना रहे हैं। तो चिलीज की प्राइस बैरिश मार्केट होने के बावजूद जो है चिलीज का जो टोकन है CHZ, उसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप हो रही है। और जब तक ये फुटबॉल का इवेंट या जितने ये स्पोर्ट्स के इवेंट जिसके ये फैन टोकन वगैरह लॉन्च करते हैं, उन सब के जब तक वो इवेंट्स हो रहे हैं उस वक्त तक चिलीज की प्राइस जो है वो पंप होती रहेगी।
और चिलीज के इस टोकन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट एंट्री और एग्जिट करनी है तो चूंकि ये स्पोर्ट्स से रेलिवेंट ये टोकन्स अपने इशू करते हैं तो आपने इवेंट्स के ऊपर नजर रखनी है। यानी जैसे ही फुटबॉल का इवेंट खत्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं फॉलो नहीं कर रहा, 19 दिसंबर 2022 को ये शायद 19 दिसंबर से पहले पहले ये इवेंट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद चिलीज की टोकन के जो होल्डर्स हैं मुमकिन है ये टोकन वगैरह पे प्रेशर आए, और जो फैन टोकन हैं उनकी भी अलग अलग प्राइसेस हैं। अच्छा जी, बाइनांस का ये क्या है, ये बाइनांस ने ये जो अभी फीफा कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, मैं तो फैन नहीं हूं, लेकिन उनके लिए जो कि फुटबॉल देखने वाले हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने नॉलेज को यहाँ पे यूज करते हुए रिवॉर्ड वगैरह ले सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी चैलेंज कर सकते हैं कि इस वक्त जो मैच चल रहा है उस मैच में कौन सी टीम कितने गोल करेगी, ये भी कर सकते हैं। कौन सी टीम मैच विन करेगी, आप ये भी गैस, इस तरह के आप गैस करेंगे अपने नॉलेज को यूज करते हुए, और अगर आपका गैस सही होता है तो आपको एनएफटीज वगैरह मिलेंगी। वो यहाँ पे जो आपको एनएफटीज वगैरह मिलेंगी, उन एनएफटी को फिलहाल जब तक ये इवेंट चल रहा है उस वक्त तक ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये इवेंट खत्म हो जाएगा तो जो जो यहाँ पे आपने एनएफटीज अर्न किए होंगे उन एनएफटीज को आप सेल भी मेरा ख्याल कर सकते हैं, और आप अपने ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में बाकायदा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इसका, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, इसको ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपको ट्रायल एनएफटी मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, केवाईसी की हुई है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप यहाँ पे इनका कोई एक फैन टोकन बाय करेंगे, ये 5 फैन टोकन है बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, आप उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अल्पाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 10 BUSD, सॉरी 3 BUSD, या हाँ एक मैंने एक ही टोकन मैंने बाय करना है जिनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपने अल्पाइन टोकन या आप BUSD दे के या USDT दे के आपने बाय करना है। जैसे ही आप बाय कर लेंगे कोई एक टोकन तो आपके पास स्टैंडर्ड एनएफटी आ जाएगा। इसके बाद एक सुपर एनएफटी होता है। सुपर एनएफटी के लिए भी इन्होंने अलग से कंडीशन रखी हुई है कि अगर आपने सुपर एनएफटी लेना है तो उसके लिए पता नहीं कितने, मेरा ख्याल है 10 के करीब आपके पास फैन टोकन होने चाहिए सुपर एनएफटी के लिए। तो अगर आपने एनएफटी नहीं बाय करना तो आप अपने इनवाइट करें, अपना यहाँ से इनविटेशन लें और नए बंदों को इनवाइट करें। ओबियसली नए वही बंदा जिसने बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया, अगर वो साइन अप करेगा तो ये आपको एनएफटीज वगैरह देंगे। तो जितना ज्यादा ये आपके पास एनएफटी होगी, यानी ट्रायल, स्टैंडर्ड, सुपर, उतने आपको डेली चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। स्टैंडर्ड पे मेरा ख्याल है डेली 12 चैलेंजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सुपर में डेली 23 कर सकते हैं, अप टू मेरा ख्याल है 32 तक होता है। तो एक तो ये आपको डेली के डेली भी आप रिवॉर्ड चैलेंजेस पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा लीडर बोर्ड भी है कि जब ये इवेंट खत्म होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप रैंकिंग में आएगा उनमें ये रिवॉर्ड वगैरह डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आके आप डेली के डेली जब आप चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये देखें यहाँ जब आप पासपोर्ट क्लेम कर लेंगे तो चैलेंजेस में आके यहाँ पे आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है और डेली के डेली आपको ये जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा उस रिवार्ड को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।